तो नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम का नेक्स्ट टॉपिक में लेके आया हूँ। आज भारतीय श्रमिक वर्ग का आंदोलन हम चर्चा करेंगे कि भारतीय श्रमिक इन परेशानियों से परेशान थे। उन्होंने उन परेशानियों से मुक्ति होने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए और क्या क्या आंदोलन किए गए, कौन से नेता थे, गवर्नमेंट की तरफ से कौन से उन जो क्रांतिकारी भावनाएं थी, जो आंदोलन थे, उनको दबाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। तो हम आज उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक है प्रारंभिक काल। जो भारतीय श्रमिक वर्ग है वो 19वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध था, उसमें क्या जो उद्योग धंधे थे उनमें मशीनों का उपयोग होने लग गया। तो जिस कारण मशीनरी के लिए उद्योग भी स्थापित हुए, जिस कारण श्रमिकों को, बहुत सारे श्रमिकों को रोजगार मिला। और जो 1853 में हमको पता है कि इंडिया में रेलवे का आगमन हुआ था, जो मुंबई से ठाणे के लिए सबसे पहले रेल चला गया, जिसके कारण रेलवे और जो कोल है, जो कोयला उद्योग, उनमें हजारों श्रमिकों को रोजगार मिला। और ये था हमारे भारतीय जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनका प्रारंभिक काल। इसमें इनसे रिलेटेड उद्योग थे, जैसे कपास हुआ, जूट हुआ, क्योंकि संचार के साधनों में जो मशीनरी का उपयोग हुआ, जिस कारण बाकी उद्योग भी, जो सप्लाई चेन है वो बढ़िया हुई, जो टाइम लगता था वो कम लगा, उस कारण बाकी उद्योग भी फले फूले। तो ये था हमारे भारतीय जो प्रारंभिक काल है मजदूरों का, इसी समय उदय हुआ था। और इसी समय यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, औद्योगिकरण चल रहा था। उसमें श्रमिकों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, और वही समस्याओं का सामना इधर इंडिया में करना पड़ रहा था। तो क्या क्या समस्या थी उस समय? एक है कम मजदूरी, नंबर 2 कार्य समय लंबा, नंबर 3 है कारखानों में आधारभूत सुविधाओं की कमी। ये 3-4 और भी कई भी समस्याएं थी, परेशानियां थी। एक नंबर 1 है कम मजदूरी। उस समय मजदूरी बहुत ही कम देते थे, क्योंकि श्रमिकों के पास, जो किसी के पास जो हस्तोद्योग में काम करते थे, जो शिल्पकार थे, उनके पास कोई चारा बचा नहीं अभी। वो कहाँ जाए, कहाँ पे वो अपना रोज़गार हासिल करे, तो इसलिए उनको कम मजदूरी में रखा जाता था। सेकंड है कार्य समय लंबा होना। कार्य समय ज़्यादा होते थे, 12-12, 14-14 घंटे से भी ज़्यादा काम होता था। नेक्स्ट है कारखानों में आधारभूत सुविधाओं की कमी। उस समय कारखानों में पानी, बिजली, हवा, इन चीज़ों की जो सुविधाएं थी मूलभूत, रोटी कपड़ा मकान जिसे हम बोलते हैं ना, तो वो नहीं था। अच्छा पानी नहीं था, सोने के लिए जगह नहीं थी अच्छी, जैसे मच्छर काट रहे होते हैं। तो इस कारण ये सारी परेशानियों का सामना उस समय के श्रमिकों को करना पड़ता था। अभी आगे चर्चा करेंगे जो श्रमिकों की जो ऐसी हालत थी, उनको सुधार के लिए प्रारंभिक प्रयास क्या क्या था। नेक्स्ट है प्रारंभिक प्रयास। जो श्रमिकों की ऐसी जो दुर्दशा थी, उनके लिए प्रारंभिक प्रयास, जैसे राष्ट्रवादी, उस समय राष्ट्रवादी विशेषकर उदारवादी थे, तो उस समय उदारवादी नेता थे। उनकी तरफ से क्या योगदान दिया गया? सबसे पहला है श्रमिक मांगों के प्रति उदासीन।
जो राष्ट्रवादी नेता थे, जो उदारवादी विचारधारा के जो लीडरशिप थी, वो श्रमिक मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उनकी जो मांगे थी, उनकी जो समस्याएं थी, उनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया। सेकंड है वर्ग आधार पर राष्ट्रीय आंदोलन के विभाजन के पक्ष में नहीं। जो उदारवादी नेता थे, वो जो वर्ग आधार पर, जैसे श्रमिक वर्ग अलग मांगे रखे और अलग आंदोलन चलाए, किसान अलग आंदोलन चलाए, जो बाकी वर्ग थे वो अलग आंदोलन चलाए, उसके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उससे आंदोलन की जो नींव थी वो कमज़ोर होती थी। इस कारण इन्होंने श्रमिकों की मांगों के प्रति भी उदासीन रहे और एक ही मुद्दा लेके चले। 3 नंबर है भारतीय स्वामित्व तथा ब्रिटिश स्वामित्व वाले कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को अलग अलग मानते थे। पृथक पृथक मानते थे। वो क्या, जो भारतीय स्वामित्व, जिनको भारतीय जो लोग थे, जो पूंजीपति थे, उनको चलाते थे, तथा जो ब्रिटिश पूंजीपति थे, जो उद्योगों को चलाते थे, उनको अलग अलग मानते थे कि भारतीय जो श्रमिक हैं उनकी अलग परेशानी है और जो उनकी अलग परेशानी है। इस कारण उन्होंने फिर भी मांगों के प्रति उदासीन रहे। नंबर 4 है जो 1881 में और 1891 में कारखाना अधिनियम पारित किया गया था, उनका उदारवादियों की तरफ से विरोध किया गया। उनका कभी स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि वो सोचते थे कि जो श्रम विधान है, उनका जो भारतीय स्वामित्व वाले कारखाने हैं, उनके प्रोग्रेस पर बुरा असर पड़ेगा। तो श्रम विधानों से भारतीय कारखानों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस कारण वो उन चीज़ों का सपोर्ट नहीं किया। आगे चर्चा करते हैं और क्या क्या प्रयास किए गए थे। जैसे उसका पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के बारे में हुआ, किस प्रकार का था, उदारवादी नेताओं की क्या सोच थी भारतीय श्रमिकों के प्रति। नेक्स्ट, इस टाइम क्या क्या प्रयास किए गए। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 1870। इसमें क्या है, शशिपदा बनर्जी शशिपदा बनर्जी ने क्या है, श्रमिक क्लब की स्थापना की तथा उसने श्रमजीवी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। नेक्स्ट है 1878। इसमें क्या है, सोहराबजी सपोरजी। इसमें क्या, सोहराबजी सपोरजी ने क्या किया, जो उनकी कारखानों की दशा है उनको बेहतर करने के लिए एक विधेयक लेके आए, जिसको बम्बई की विधानसभा ने पारित भी किया। श्रमिकों की बेहतर दशाएं, श्रमिकों को बेहतर दशाएं उपलब्ध कराने के लिए
विधेयक लाए जिसको बम्बई विधान परिषद ने पारित किया। नेक्स्ट है 1880। इसमें क्या, नारायण मेघाजी लोखंडे, इसने एक तो दीनबंधु समाचार पत्र का प्रकाशन किया और दूसरा बम्बई मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना की। तो कौन सा, तो नारायण मेघाजी लोखंडे, इसने क्या, बम्बई मिल हैंड एसोसिएशन, और इसने दीनबंधु समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। आगे हम चर्चा करते हैं 1899 क्या गया, जो ग्रेट इंडियन रेलवे पेनिसुलर, तो उसकी सबसे बड़ी हड़ताल, जो कि सबसे पहले संगठित हड़ताल थी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे द्वारा, यह प्रथम मजदूरों की संगठित हड़ताल थी, जिसको जो केसरी और मराठा समाचार पत्र थे उनका भी सहयोग मिला। केसरी तथा मराठा समाचार पत्रों का समर्थन मिला। इस प्रकार ये थे प्रारंभिक प्रयास। अभी हम चर्चा करेंगे कि स्वदेशी आंदोलन था उस समय किस प्रकार श्रमिकों की गतिविधियाँ थी और क्या क्या कदम उठाए गए थे उस टाइम। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन के दौरान। इस टाइम क्या है, श्रमिकों ने राजनीतिक गतिविधियों में भाग लिया। और इस समय जो नेता थे वो निम्नलिखित थे। अश्विनी कुमार बनर्जी, प्रभात कुमार राय चौधरी, प्रेमतोष बोस और अपूर्व कुमार बोस। जो नेता थे इन्होंने क्या राजनीतिक गतिविधियों में भाग लिया है। जो श्रमिक थे इनके नेतृत्व में हड़तालों का आयोजन किया, जो हड़तालें थी उनका आयोजन किया गवर्नमेंट के खिलाफ। और जो हड़तालों का स्थान था वो कहाँ पे था, वो था रेलवे, जूट उद्योग तथा जो सरकारी मुद्रणालय थे वहाँ पे किया गया था। इसमें जो श्रमिक संघ है, जो श्रमिक संगठन है, उनकी आवश्यकता महसूस हुई और प्रयास भी हुए थे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। वो साउथ इंडिया में थे, सुब्रमण्यम अय्यर, तथा चिदम्बरम पिल्लई।
जिन्होंने तिरुनेलवेली तूतीकोरिन में बहुत सारी हड़तालें की। वो सबसे बड़ी हड़ताल कब हुआ, ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी हड़ताल आयोजन 1908 में, जब बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी हड़ताल जो मजदूरों की हड़ताल कहाँ पे की गई और कब की गई, ये की गई थी 1908 में। क्यों की गई थी, बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करने के कारण। तो नेक्स्ट है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम क्या दशाएं थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, जो प्रथम विश्व युद्ध था। उसके बाद क्या है, और उसके दौरान तथा उसके बाद क्या है, यूरोप में जो सप्लाई चेन था वो पूरा रुक गया। वस्तुओं की बहुत ज़बरदस्त डिमांड हुई तो क्या हुआ कि उनकी कीमतों में ज़बरदस्त वृद्धि हुई विश्व युद्ध के दौरान और विश्व युद्ध के बाद। तो इस कारण क्या हुआ, जो पूंजीपति थे उन्होंने अभूतपूर्व लाभ कमाया, लेकिन मजदूरों को कम मजदूरी ही मिलती रही, इस कारण तो मजदूर वर्ग में बहुत ही बड़ा असंतोष फैला। और दूसरी ये सिचुएशन थी इंडिया में कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का भारत में आगमन हुआ। इसका जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें तो जनाधार बढ़ा, गांधी जी जनाधार अति व्यापक हुआ, गांव-गांव तक आंदोलन फैला, तथा जिसके कारण आंदोलन मजबूत हुआ। तथा गांधी जी ने क्या किया, श्रमिक और जो किसान है उनको जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनसे संबंध किया, तथा उनकी मांगों का पुरजोर समर्थन किया। किसानों तथा श्रमिकों की मांगों का समर्थन किया। एक बहुत बड़ा इंडिया के इतिहास में चेंज है। गांधी जी का आने के बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन था, समर्थन किया तथा राष्ट्रीय आंदोलन से संबंध किया था। और क्या हुआ देखते हैं कि एक कुछ इंटरनेशनल ऐसी घटनाएं घटी, कुछ ऐसे संघ स्थापना हुई जिसके कारण जो भारतीय मजदूर उसमें चेतना जागी। वो कौन कौन से थे, नंबर 1 है सोवियत संघ, नंबर 2 है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है कॉमिंटन। ये 3 चीज़ें थी जिसके कारण जो भारतीय श्रमिक थे उनमें चेतना का आगाज हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है अपना AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। जो AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना नारायण मनोहर जोशी ने की थी। AITUC, इसको एटक भी बोलते हैं, तो शॉर्ट में लिखे, फुल फॉर्म लिखे तो ऑल इंडिया ट्रेड
यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना की थी नारायण मल्हार जोशी ने। कब की थी? 31 अक्टूबर 1920। और इसका पूछा जाता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे और प्रथम महासचिव कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय और प्रथम महासचिव थे दीवान चमनलाल। इसी समय लाला लाजपत ने क्या किया, जो पूंजीवाद है, क्योंकि इस समय पूंजीवादी व्यवस्था, जो पूंजीवादी विचारधारा उसका आगाज हो गया था, तो उन्होंने क्या किया, पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से संबंध स्थापित करने का काम किया। ये लाला लाजपत राय प्रथम व्यक्ति थे। इन्होंने कहा था कि साम्राज्यवाद और सैन्यवाद, ध्यान से सुनना, तो साम्राज्यवाद और सैन्यवाद जो पूंजीवाद की जुड़वा संतान है। इसमें आगे चलते हैं कि जो सी.आर. दास थे, जिन्होंने तीसरे चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, सी.आर. दास, उन्होंने थर्ड और फोर्थ AITUC जो अधिवेशन थे उसकी अध्यक्षता की। इन्होंने बताया किसानों और श्रमिकों की मांगों का समर्थन करना चाहिए। तथा दूसरा, इन दोनों को राष्ट्रीय आंदोलन है उसे संबंध भी करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि किसानों श्रमिक को साथ लेकर हम चलेंगे तभी तो राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत होगा। और जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनकी मांगों का समर्थन करना चाहिए, जिससे उनका हौसला अफजाई होगा और वो बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। अब देखिए कि ये जो एटक है इसको लेकर कांग्रेस का क्या विचार था, कांग्रेस ने क्या किया। तो 1922 है तो कांग्रेस का जो गया अधिवेशन है उसमें एटक का स्वागत किया गया और इसकी सहायता एक समिति भी बनाई गई। ये काम किया था कांग्रेस ने। इसी समय गांधी जी भी चल रहे थे और ये राष्ट्रीय आंदोलन भी ठीक चल रहा था। और आगे क्या हुआ, गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। उसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई और उन्होंने एक हड़ताल किया है, जो आंदोलन चलाया, जो मजदूरी है उसको 27.5 बढ़ाने के लिए, और इसमें वो सफल भी हुए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन एक्ट। इसमें क्या किया गया और क्या इसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि 1926 में पारित किया गया। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। इसमें क्या है, जो व्यापारिक संघ थे उनको वैध संगठनों की मान्यता दी। दूसरा, जो व्यापारिक संघ है उनकी गतिविधियों के पंजीकरण तथा जो नियम थे उनसे संबंधित कानूनों की व्याख्या की गई। और नंबर 3 है, व्यापार संघों की जो गतिविधियां हैं उनको जो नागरिक और आपराधिक गतिविधियां हैं
उनकी परिधि से बाहर रखा गया तथा उनकी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उन पर कुछ सीमाएं लगाई गई। तो फर्स्ट है जो व्यापारी संघ है उनको वित्तीय संगठनों की मान्यता प्रदान की गई। व्यापारिक संघों को वित्तीय संगठनों की मान्यता दी गई। दूसरा है व्यापार संघों की गतिविधियों के पंजीकरण तथा नियमन से संबंधित कानूनों की व्याख्या की गई। और नंबर 3 है व्यापारिक संघ है उनकी गतिविधियों को नागरिक तथा आपराधिक गतिविधियों की सीमा से बाहर रखा गया। तथा जो राजनीतिक गतिविधियां थी उन पर उस पर कुछ हद तक सीमाएं लगाई गई। तो इस प्रकार ये था ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। नेक्स्ट है 1920 के बाद क्या चेंजेज आए जो श्रमिक आंदोलन थे उन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद PSO पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस उसमें क्या था जो श्रमिक विवाद अधिनियम था उसमें 1920 के बाद क्या है जो साम्यवादी विचारधारा है उसका आगमन हो गया, जिसके कारण जो श्रमिक आंदोलन है इनमें क्या है जो सैनिक तथा क्रांतिकारी विचारधारा है इनका आगमन हो गया, क्रांतिकारी घटनाएं होने लग गई। तो नेक्स्ट है 1928 में क्या हुआ गिरनी कामगार यूनियन के नेतृत्व में बम्बई टेक्सटाइल मिल में 6 महीने लंबी हड़ताल की। तो इस प्रकार ये दर्शक था जो श्रमिक आंदोलन में उथल पुथल वाला दर्शक था। और इसमें प्रमुख नेता निम्नलिखित थे जो साम्यवादी विचारधाराओं से मेल रखते थे। नंबर 1 है सोहन सिंह जोशी, PC जोशी, S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद ये थे। और इसी समय 1929 में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनको दबाने के लिए जो श्रमिक वर्ग के आंदोलन जो व्यापार संघों के आंदोलन थे उनमें क्रांतिकारी गतिविधियों का आगमन हुआ, उनको दबाने के लिए श्रमिक विवाद अधिनियम पारित किया गया। नाइनटीन 29 इसमें क्या किया 2 प्रावधान देखिए आप। एक किया गया कि जो भी श्रमिक विवाद है उनके समाधान हेतु एक जांच और एक परामर्श आयोग का गठन किया जाएगा। नंबर 2 है कि जो सार्वजनिक सेवाएं हैं जैसे रेलवे है, बिजली है, जल है, डाक है इत्यादि में जो हड़ताल किया जाएगा वो कब किया जाएगा जब तक कि प्रत्येक श्रमिक 1 महीना पहले प्रशासन को लिखित रूप से सूचना ना दें, तब तक वो हड़ताल नहीं कर सकते। नंबर 1 है श्रमिक
विवादों के समाधान हेतु जांच तथा परामर्श आयोग का गठन किया जाएगा। नंबर 2 है सार्वजनिक सेवाएं हैं, जैसा कि मैंने बताया बिजली, रेलवे और जो पानी है तथा जो पोस्ट है, उनमें हड़ताल तब तक नहीं कर सकते जब तक कि प्रत्येक श्रमिक प्रशासन को 1 माह पूर्व सूचना लिखित रूप से न दे। इस प्रकार ये था श्रमिक विवाद अधिनियम। आगे हम पढ़ेंगे मेरठ षड्यंत्र का 1929। इसमें क्या है, जो 31 श्रमिक जो नेता थे उनको मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा किस कारण से चला गया कि उनका कारण था कि सम्राट को भारतीय जो प्रभुसत्ता है उनसे वंचित करने का प्रयास किया गया। उसमें नेता थे शौकत उस्मानी, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, जोगेलकर और जो ब्रेडली थे, वेन ब्रेडली। हम चर्चा करेंगे इसमें 30 श्रमिक नेताओं पर मेरठ लाकर मुकदमा चलाया गया। इसमें मुकदमे का कारण क्या था, सम्राट को भारत की जो प्रभुसत्ता है उससे वंचित करने का प्रयास। ये भी एक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है मेरठ षड्यंत्र केस। इसमें नेता थे S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, जोगेलकर, ब्रेडली। इस प्रकार ये था मेरठ षड्यंत्र केस। नेक्स्ट था 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में भी श्रमिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, लेकिन 1931 में उसमें N.M. जोशी के नेतृत्व में जो AITUC है उसके 2 भाग हो गए, अखिल भारतीय व्यापार संघ उसमें और AITUC। तो इस कारण श्रमिकों के आंदोलन के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। इस कारण जो श्रमिक आंदोलन थे उनमें भी जोश में उनमें कमी आई। अभी हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम। तो इस समय क्या है, जो साम्यवादी विचारधारा थी, जो समाजवादी नेता थे, उनका प्रभाव था। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार में उसमें रूस ने प्रारंभ में भाग नहीं लिया। तो साम्यवादी नेता भी इसके खिलाफ थे, लेकिन जब 1941 में रशिया ने इसमें पार्ट लिया और क्या नारा दिया, लोगों का युद्ध। पीपुल्स वार। इस कारण जो पीपुल वार, लोगों का युद्ध करके एक जो सहानुभूति प्राप्त किया था रशिया ने उस समय। रशिया में भी साम्यवादी क्रांति थी,
वहाँ पे हुई थी। इस कारण तो लोगों का सहानुभूति उन्होंने प्राप्त किया और भारतीय जो श्रमिक वर्ग थे उन पर भी साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव था। जैसा कि हमने पहले चर्चा किया, उनमें क्रांतिकारी भावनाएं आई, उनमें सैन्यवादी भावनाएं आई। और जो 1945 है उसमें बम्बई तथा कलकत्ता के जो मजदूर थे, जो जहाज़ों पे इंडोनेशिया में जाने वाले सामान थे, उन पे तो सामान लादने से मना कर दिया। ये भी बहुत बड़ी घटना थी। और 1947 में 46 में तो 46 में नौसेना का विद्रोह हुआ। जो भारतीय नौसेना ने विद्रोह किया उसका भी श्रमिकों ने हड़तालें, जो रेलवे में, जो विभिन्न उद्योगों में उनके समर्थन में की थी। वो भी एक बहुत बड़ी घटना थी एक भारतीय इतिहास में, जो 1946 में हुआ था नौसेना का विद्रोह है। तो इसमें क्या है, इसी टाइम के दौरान जो कम्युनिस्ट थे, जो साम्यवादी थे, उन्होंने क्या किया कि जो शांतिपूर्वक औद्योगिक नीति का मांग किया तथा जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उससे स्वयं को पृथक कर लिया। और स्वतंत्रता के बाद क्या, जो पोलराइजेशन हो गया श्रमिकों का। तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक लेकर